7 दिसंबर 1943 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और इसके बाद इनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरत ज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे तो जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल बार बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2025 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड पर बर्तानिया, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताया जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास पड़ोस के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान के दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर बर्तानिया और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1939 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था बल्कि इसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने इसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले इसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर इसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ता जा रहा था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फौज वापस नहीं बुलवाएगा बल्कि अंदर ही अंदर इसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया इस वक्त नेदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर इसने फिलीपींस पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद है, नेवल बेस पर बारबर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल तेजी से खत्म हो रहा था और इनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल बारबर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल बारबर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे ताकि इसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल बारबर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। इसने अपनी प्लानिंग कर रखी थी जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स और हैरत अंगेज तौर पर 414 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल बारबर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल बारबर पर खड़ी अमेरिकन फोर्सेस का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 300
390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर्स ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी किस्म की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्सेस करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1939 की सुबह को 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइलम थे, इन पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश करती थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुछ नेवल बेस को भी तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनटों तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी रहा। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया था। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन और अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरस को एक सायरन सुनाई दिया, और ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज मिसाइल इनकी शिप पर आ लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर जख्मी हो गए। डोरस ने अकेले के लिए जख्मियों को सिर्फ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पे जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर फायरिंग शुरू कर दी। इसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज तैयारे मार गिराए थे, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवल क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जब यूनाइटेड स्टेट में ये मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमला आवर होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और इनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका ने अपनी नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा दिए। खुशकिस्मती से कई शिप्स शैलो वार्ड में डूबी थी, जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बम्बों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था, अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार इस्तेमाल कर ही डाला। अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान की हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-20 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 केजी वजनी बोई नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। इसके बाद एक फायर बॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते थे कि 3 दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था। 4670 केजी वजनी इस बॉम्ब ने गिरते ही पूरे शहर को सफाई हस्ती से ही मिटा डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।